हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। अभी तक हम लोग अपने ओनली आईएएस के उड़ान बुकलेट से चैप्टर 9 तक मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 10 करेंगे। चैप्टर का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919, 1914 से 1919 तक वर्ल्ड वॉर 1 चली थी। ठीक है, तो उस टाइम में इंडिया में क्या हो रहा था वो अपन लोग देखेंगे आज। ठीक है, चलो। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, उसे नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या था? तो मॉडरेट क्या कर रहे थे? अपने यहाँ 3 लोग थे, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज। मॉडरेट सपोर्टेड द एम्पायर इन द वॉर। मॉडरेट वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे ऑल्सो सपोर्ट्स एज दे बिलीव्ड ब्रिटिश वुड रिपे इंडियाज लॉयलिटी विद द सेल्फ गवर्नमेंट। एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे थे कि अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग उनका हेल्प करेंगे, तो वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे खुश होकर हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, चलो। रेवोल्यूशनरीज क्या चाहते थे? रेवोल्यूशनरीज क्या सोच रहे थे? डिसाइडेड टू वेज वार ऑन ब्रिटिश एंड फ्री द इंडिया। वो लोग चाह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन तो भाई इन्वॉल्व है ही, इसी टाइम पीरियड में हम भी ब्रिटेन पर इंडिया में क्यों ना अटैक कर दे, ठीक है, जिससे हम लोग को आज़ादी मिल जाए। मॉडरेट क्या सपोर्ट कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे। इनका था कि अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगा। रेवोल्यूशनरीज बोल रहे थे ना ना, सपोर्ट कहाँ, बहुत अच्छा मौका है, ये पहले से ये बिजी है ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 में, सेम टाइम में हम लोग भी अटैक कर देते हैं, उधर से भी अटैक इधर से भी अटैक। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर में आकर हम लोग अपने देश को आज़ाद करवा लेंगे। चलो, इसी बीच में होम रूल लीग बनी। होम रूल लीग मूवमेंट हुआ 1916 में। क्रोनोलॉजी अभी तक हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 1913 में गदर पार्टी बना। ठीक है, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ। इसी 1914 में कोमागाटा इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब आ गया 1916। 1916 में होम रूल लीग बनेगी। ठीक है, चलो। इट वॉज इंडियन रिस्पॉन्स to the First World War inspired by Irish Home Rule League. The aim of the movement was self-rule through political education and discussion, public meeting, etc. वर्ल्ड वॉर 1 में का इंडियन रिस्पॉन्स क्या था कि हम बनाए यहाँ होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किए 1916 में। होम रूल लीग मूवमेंट कहाँ से इंस्पायर्ड था? तो आयरलैंड का होम रूल लीग से इंस्पायर्ड था होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल मूवमेंट कहाँ से इंस्पायर्ड था? तो आयरलैंड का होम रूल लीग था, वहीं से इंस्पायर्ड था। एम क्या था मूवमेंट का? मूवमेंट का एम था, क्यों बनाया गया था, क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? तो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था फॉर द सेल्फ रूल। हम लोग को सेल्फ रूल चाहिए। अब सेल्फ रूल कैसे मिलेगा? पॉलिटिकल एजुकेशन से, डिस्कशन से, पब्लिक मीटिंग से। तो सेल्फ रूल के लिए हम लोगों ने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया 1916 में, और ये इंस्पायर्ड था आयरलैंड के होम रूल लीग से। ठीक है, सेल्फ रूल क्या था? स्वराज। ठीक है, स्वराज, खुद का राज। द रशियन रेवोल्यूशन 1917 गेव बूस्ट टू द मूवमेंट। अब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़े थे, रशियन नेलिस्ट लोग से कैसे इंस्पायर्ड थे रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ, वहाँ से हम लोग को यहाँ होम रूल मूवमेंट के इंडियंस को काफ़ी बूस्ट मिला, काफ़ी इंस्पिरेशन मिला रशियन रेवोल्यूशन से। तो रशियन रेवोल्यूशन होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट करने में और पीछे से और इंस्पिरेशन देने का रोल रशियन मूवमेंट ने बहुत अच्छे से निभाया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द सीवियर रिप्रेशन। फिर वही अंग्रेजों वाली बात, आ गए बंदूक लेके ये लोग, रोको रोको रोको, मूवमेंट को रोको। ठीक है, सीवियर रिप्रेशन किया गया, बट इट प्रिपेयर्ड मासेस फॉर गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है,
इधर से हम लोग मतलब इंडियंस की तरफ से होम रूल मूवमेंट जो मेंबर्स थे उनके तरफ से गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अपनाया गया। इधर से हम फाइट बैक नहीं किए, हम शांत रहे। ठीक है, गांधीयन पॉलिटिक्स, नॉन वायलेंस, वायलेंट नहीं होना है गाइज। ठीक है, सीवियर रिप्रेशन हुआ बट हम लोग नॉन वायलेंस पे रहे। तिलक लॉन्च द इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 एट बेलगाम। तिलक लॉन्च द होम रूल लीग अप्रैल 1916 बेलगाम में। एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1916 मद्रास में। दोनों स्टार्ट किए, एनी बेसेंट और तिलक जी दोनों मिलकर होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किए 1916 में। तिलक स्टार्ट किए बेलगाम से, ध्यान रखना है। एनी बेसेंट स्टार्ट की मद्रास से, एनी बेसेंट मद्रास से स्टार्ट की, तिलक बेलगाम से स्टार्ट किए। तिलक का हेडक्वार्टर कहाँ था? पूना, महाराष्ट्र में। बेलगाम महाराष्ट्र कर्नाटका वाला एरिया में देख रहे थे, और जहां तिलक नहीं देख रहे थे वो सारे एरिया में एनी बेसेंट देख रही थी। ठीक है, बेलगाम महाराष्ट्र में है, तिलक का हेडक्वार्टर पूना था, होम रूल मूवमेंट का हेडक्वार्टर पूना था। ठीक है, तिलक स्टार्ट किए बेलगाम से, एनी बेसेंट स्टार्ट की मद्रास से। चलो, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग होम रूल लीग। अभी तक होम रूल लीग में हम लोगों ने क्या देखा कि 1916 में ये स्टार्ट हुआ, इंस्पिरेशन आयरलैंड से। ठीक है, एम क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट पाना है। कैसे पाएंगे? डिस्कशन से, पब्लिक मीटिंग से, एजुकेशन से पाएंगे। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में काफ़ी इंस्पायर किया। ठीक है, उसके बाद सीवियर रिप्रेशन हुआ बट गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अपना रहे थे होम रूल मूवमेंट वाले। तिलक जी स्टार्ट किए बेलगाम से, एनी बेसेंट स्टार्ट की मद्रास से। चलो, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग होम रूल लीग। होम रूल लीग लॉन्च करने के लिए कौन कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था? द नेशनलिस्ट बिलीव दैट पीपल इन्वॉल्वमेंट वाज नेसेसरी टू गेट कंसेंसन फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कंसेंसन पाने के लिए पीपल, यहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, तभी हो पाएगा। तो लोग आएंगे कैसे? कोई मूवमेंट स्टार्ट हो तब तो लोग आए। तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये बोले कि हम सारे लोगों को एक साथ जोड़कर उन्हें एजुकेशन, डिस्कशन, पब्लिक मीटिंग्स में इकट्ठा कर कर हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे। मॉडरेट्स वेयर डिसइल्यूनाइज्ड विद द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया था 1909 में। ठीक है, इससे मॉडरेट्स नाराज थे। पीपल वेयर बर्डन बाय द वॉर टाइम मिसरीज। ठीक है, यहाँ के लोग जो थे, पॉपुलेशन जो मास थी, वो परेशान थे किस चीज़ के? वॉर टाइम मिसरीज से। वॉर होती थी तो टैक्स बढ़ जाता था, प्राइस बढ़ जाता था। वेयर रेडी टू पार्टिसिपेट इन एनी एग्रेसिव मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में, किसी भी एग्रेसिव मूवमेंट में उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ जाता था। इससे काफ़ी परेशान थे यहाँ के लोग। वॉर हुआ, टैक्स हाई हो गया, ये इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई। ठीक, इससे परेशान थे। इट वॉज लाइट एंड इम्पीरियलिस्टिक वॉर दैट एक्सपोज द मिथ ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। होम रूल लीग मूवमेंट जो था वो इम्पीरियलिस्टिक वॉर की तरह था, जो वाइट सुप्रीमेसी का जो चोला पहन के घूमते थे ये लोग, ब्रिटिश, ठीक है, उसको एक्सपोज किया। ठीक है, कि गोरे सुप्रीम हैं। ठीक है, इसको, इस मिथ को एक्सपोज किया होम रूल लीग मूवमेंट। उसके बाद तिलक आफ्टर हिज रिलीज इन 1914, तिलक को जो जेल हो गया था 1914 में, ये रिलीज हुए। वाज रेडी टू एज्यूम नेशनलिस्ट लीडरशिप, वाज इंस्पायर्ड बाय द होम रूल लीग। एनी बेसेंट टुक पार्ट इन लार्ज द स्कोप ऑफ होम रूल लीग। ठीक है, तिलक जेल में थे 1914 में, ये भी जेल से आ गए। ठीक, उसके बाद ये नेशनलिस्ट लीडरशिप में आने के लिए ये रेडी थे। चलो, अब जेल में थे, जेल से बाहर आए तो भाई कुछ तो करना है ना, तो होम रूल लीग किया जाए 1914 से। एंग्लो इंडियंस, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स, नॉट ब्राह्मण्स फ्रॉम साउथ डिड नॉट ज्वाइन एज दे फेल्ट इट वुड मीन होम रूल और द होम रूल ऑफ द हिंदू मेजोरिटी। ठीक है, एंग्लो इंडियंस ज्वाइन नहीं किए थे होम रूल लीग, मुस्लिम्स ज्वाइन नहीं किए थे होम रूल लीग, नॉन ब्राह्मण्स ज्वाइन नहीं कर रहे थे होम रूल लीग। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हिंदू मेजोरिटी का होम रूल है। ठीक है, तो हिंदू मेजोरिटी का होम रूल है, ये नहीं, ये ऐसा फीलिंग किसके, मतलब कौन फील कर रहे थे? एंग्लो इंडियंस। इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं किए।
मुस्लिम्स को लग रहा था कि हिंदू मेजोरिटी का है भाई, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉन ब्राह्मण्स जो लोग थे वो भी हिंदू मेजोरिटी के अगेंस्ट थे। तो ये सारे लोगों ने होम रूल लीग मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया, ध्यान रखना, नहीं किया। होम रूल एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स और नॉन ब्राह्मण्स ने होम रूल लीग ज्वाइन नहीं किया था। अब देखो लीग का कैसे कैसे ब्रांच था। तिलक लीग वाज सेटअप इन अप्रैल 1916 इन एरिया ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस बेरार। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंस में बेरार वाले एरिया में तिलक एक्टिव थे। महाराष्ट्र में थे, बट ध्यान रखना बॉम्बे में नहीं थे, ठीक है, बॉम्बे छोड़कर, ठीक है, बॉम्बे छोड़कर। इट डिमांड्स इंक्लूड स्वराज, डिमांड क्या था, स्वराज का, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर। क्या क्या डिमांड था, लिंग्विस्टिक स्टेट बना देना है, आ जाएगा ऑप्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमांड ऑफ होम रूल लीग, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन होना चाहिए, स्वराज तो है, स्वराज, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना है, वर्नाकुलर में एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। चलो, तिलक एडवोकेटेड पैसिव रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्ट को एडवोकेट कर रहे थे। एनी बेसेंट का जो था, ये तो तिलक वाला हम लोग देख लिए, महाराष्ट्र में, बॉम्बे नहीं था। एनी बेसेंट मद्रास वाले एरिया में, कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे, मद्रास और रेस्ट ऑफ इंडिया, अब जहाँ जहाँ तिलक नहीं है वो सारे एरिया को कवर कर रही थी एनी बेसेंट, बॉम्बे भी, ठीक है, बॉम्बे कवर कर रही थी एनी बेसेंट। ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र में तिलक थे लेकिन बॉम्बे छोड़कर, बॉम्बे में एनी बेसेंट थी। इट वॉज लूजली ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू तिलक लीग। इनका 200 ब्रांच था भाई साहब, तिलक का 6 ब्रांच था, तो एनी बेसेंट ज़्यादा एक्टिव थी, ठीक है। तो कौन कौन बोले, इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया कवर कौन किया था होम रूल लीग में, एनी बेसेंट या तिलक, तो एनी बेसेंट, 200 ब्रांचेस बनाई थी। इनका बुक था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यूज़पेपर बोल लो या जर्नल बोल लो, न्यू इंडिया जर्नल बोल देगा कि कौन लेके आती थी, तो एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ लेके कौन आता था, कॉमनवेल्थ लेके कौन आता था, तो ये भी एनी बेसेंट, ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर था। ज़्यादा एरिया कौन कवर कर रहे थे होम रूल लीग मूवमेंट में, एनी बेसेंट, 200 ब्रांचेस। एम क्या था, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना है, स्वराज और वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाए। लीडर्स कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, ठीक है, ध्यान रखना, जिन्ना भी था होम रूल लीग मूवमेंट में। तेज बहादुर सापड़ू, जॉर्ज अरुण डाले, ये मैनेजर थे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज अरुण डाले मैनेजर थे। B.W. वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर वेयर एसोसिएट्स ऑफ एनी बेसेंट, एनी बेसेंट से रिलेटेड थे ये लोग, जॉर्ज अरुण डाले, B.W. वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। जॉर्ज अरुण डाले के बारे में ये है कि ये एनी बेसेंट के मैनेजर थे। सुब्रमण्यम अय्यर रिनाउंस हिज नाइटहुड आफ्टर अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। इनके अरेस्ट के बाद सुब्रमण्यम अय्यर जी अपना नाइटहुड वापस कर दिए थे, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर जी अपना नाइटहुड वापस कर दिए थे एनी बेसेंट के अरेस्ट होने के बाद। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सुब्रमण्यम जी अपना नाइटहुड वापस तो किए थे, बट कब किए थे, कि किस चीज़ के रिवॉल्ट में किए थे, किस चीज़ के अगेंस्ट में किए थे अपना नाइटहुड वापस, तो एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था, तो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए ये नाइटहुड अपना वापस कर दी। चलो, क्या देखा अभी तक, होम रूल लीग मूवमेंट बना 1916, ठीक है, होम रूल लीग हुआ, तिलक जी बेलगाम, एनी बेसेंट मद्रास, सबसे ज़्यादा ब्रांच था एनी बेसेंट का, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स, नॉन ब्राह्मण्स इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिन्ना भी था, जॉर्ज अरुण डाले इंपॉर्टेंट है, V.W. वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये एनी बेसेंट से रिलेटेड थे। सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट के अरेस्ट के बाद अपना नाइटहुड वापस कर दिए थे। होम रूल लीग फेडेड आउट बाय 1990 ड्यू टू फ्लोइंग रीजन, 1919 तक धीरे धीरे होम रूल लीग खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या रीजंस था खत्म होने का, ये देखेंगे। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था,
इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने के कारण धीरे धीरे ये वीक होते चला गया। कम्युनल राइट्स होने लगी 1917-1918 में। कम्युनल राइट्स के कारण भी प्रॉब्लम हुआ। द मॉडरेट्स वेयर पैसिफाइड बाय टॉक्स ऑफ रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू सैमसंग रिफॉर्म आने वाला था 1919 में। ठीक है, तो मॉडरेट्स लोग यहाँ इन्वॉल्व हो गए। 1919 का एक्ट आने वाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो क्या मिलेगा करके मॉडरेट्स यहाँ बात करने लग गए इन लोग से, ब्रिटिश से। टॉक ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस बाय एक्सट्रीमिस्ट केप्ट द मॉडरेट्स अवे फ्रॉम द सितंबर 1918 ऑनवर्ड्स। अब देखो पैसिव रेसिस्टेंस का बात करते थे तिलक। पैसिव रेसिस्टेंस मतलब आओ फरिया लिया जाए, वायलेंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब मॉडरेट्स तो भाई इसके अगेंस्ट रहते थे वायलेंस के, तो मॉडरेट्स से दूरी बन गई। तिलक सपोर्ट कर रहे हैं पैसिव रेसिस्टेंस, वायलेंट मेथड, लेकिन मॉडरेट्स उसके सपोर्ट में नहीं है, तो मॉडरेट्स अलग होने लग गए। तिलक हैड टू गो अब्रॉड। 1918 में तिलक को अब्रॉड जाना पड़ा। ठीक है, एनी बेसेंट डिड नॉट एग्री टू द पैसिव रेसिस्टेंस। अब अपने में भी प्रॉब्लम था, तिलक पैसिव रेसिस्टेंस को सपोर्ट कर रहे थे, एनी बेसेंट बोल रहे थे नहीं नहीं गांधीयन मेथड यूज होगा, नॉन वायलेंस। तिलक बोल रहे थे वायलेंस, अगर वो आएगा तो भाई हम भी मारेंगे। एनी बेसेंट बोल रही थी नहीं। तो भाई खुद में ही जब खुद के टीम में जब वो होने लगा, थिंकिंग मैच नहीं करने लगी, तो फिर प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो अब्रॉड जाना पड़ गया तिलक को। अब एनी बेसेंट यहाँ अकेली रह गई, तो ये मैनेज नहीं हो पाया। चलो, पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद होम रूल, क्या क्या प्रॉब्लम देख लिए। मॉडरेट्स देख लिए कि नाराज थे। ठीक है, पैसिव रेसिस्टेंस के कारण एनी बेसेंट भी नाराज थी, पैसिव रेसिस्टेंस के कारण तिलक सपोर्ट कर रहे थे पैसिव रेसिस्टेंस को। फिर 1919 का एक्ट आने वाला था, तो इसके कारण भी बहला फुसला दिया कौन, ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स को। तो आओ बात करते हैं। ठीक है, कम्युनल राइट्स होने लगी, जिसके कारण लोग अलग होने लग गए। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जिससे प्रॉब्लम आ रहा था। पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद होम रूल लीग, होम रूल लीग से कौन कौन पर्सनालिटी एसोसिएट हैं ये देखेंगे। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, पहले तो ये दो। एनी बेसेंट की बुक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के बारे में पढ़ते हैं। शी फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट, सेक्युलरिज्म, वुमेन्स राइट, बर्थ कंट्रोल, वर्कर राइट, फैबियन सोशलिज्म। ये सारे चीज़ों के लिए एनी बेसेंट जी ने फाइट किया। फैबियन सोशलिज्म के लिए, सोशलिज्म की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट कर रही थी, बर्थ कंट्रोल सिखा रही थी, वुमेन्स राइट बता रही थी सबको। ठीक है, बेसेंट कन्वर्टेड टू थियोसॉफी आफ्टर मीटिंग हेलेना ब्लावत्स्काई इन 1889। ये हम लोग पीछे पढ़े थे थियोसॉफिकल सोसाइटी में, जब हम लोग रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, नहीं मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, मूवमेंट्स में पढ़ रहे थे। ठीक है, कि हेलेना ब्लावत्स्काई और ओलकट, ये दो लोग थे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाए थे। ठीक है, इंडिया आई एनी बेसेंट 1893 में एज ए पार्ट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी की पार्ट बन के 1893 में इंडिया आई थी। यहाँ आके इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया अद्यार में, किसके साथ, हेनरी स्टील ओलकट के साथ। अद्यार कहाँ है, चेन्नई में। अब अद्यार में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रही एनी बेसेंट, कब से कब, 1907 से 1933 तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर, बस याद रखना है कि प्रेसिडेंट बनी थी। एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज BHU को फाउंड की है। शी वॉज द फाउंडर ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज या फिर BHU, कब, 1998 में, 1898 में। ठीक है, शी ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन की, डिमांडेड गवर्नमेंट एक्शन टुवर्ड्स सेल्फ रूल। उसके बाद बेसेंट लॉन्च ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1916 में। ठीक है, होम रूल लीग को लॉन्च की किनके साथ, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। 1933 में एनी बेसेंट ने इनकी डेथ हो गई अद्यार में ही एट द एज ऑफ 85। देख लो, ये इंडिया कब आई, 1893 में आई और 1933 तक ये इंडिया में ही रह गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तिलक जी के बारे में, तिलक को लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है
हाँ, ही इज ऑल्सो नोन एज लोकमान तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में इन्होंने फाउंड किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर थे, अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट गोपाल गणेश अगरकर के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ फर्गसन कॉलेज, पुणे में फर्गसन कॉलेज बना था, उसके भी वन ऑफ द फाउंडर थे ये। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड थे इसलिए ठीक है। स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर सेल्फ रूल, सेल्फ रूल पर स्ट्रेस कर रहे थे। बिलीव दैट विदाउट सेल्फ रूल और स्वराज नो प्रोग्रेस वॉज पॉसिबल, स्वराज या सेल्फ रूल के बिना प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, ऐसा ये बिलीव करते थे। तिलक सेलिब्रेटेड गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती, पहले भी देखें गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती को सेलिब्रेट करते थे। ही इनविजन्स दिस सेलिब्रेशन इंसाइटिंग ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंस्पायरिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अमॉन्ग इंडियंस। ठीक है, अभी इस फेस्टिवल्स को यूज करते सेंस ऑफ यूनिटी और नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाते थे, ये सेंटिमेंट्स को ये जगाने का काम करते थे बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी का स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई सेल्फ हैव इट। स्वराज मेरा बर्थराइट है और ये हम लेके रहेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद द लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ही वॉज द पार्ट ऑफ लाल बाल पाल। लाल क्या था? लाला लाजपत राय, बाल था बाल गंगाधर तिलक और पाल थे विपिन चंद्र पाल। ये ट्राइयो का ग्रुप था, ये तीनों भाई मिलके काम करते थे। चलो, ज्वाइंट नेशनल कांग्रेस 1890 में, इन्होंने 1890 में कांग्रेस ज्वाइन किया। न्यूज़पेपर इनकी थी केसरी और मराठा। केसरी मराठी में लिखते थे, मराठा इंग्लिश में लिखते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना मराठा मराठी में नहीं था भाई, ये इंग्लिश में था। ठीक है, और केसरी मराठी में था, महाराष्ट्र से थे ना, तो केसरी लिखते थे मराठी में, मराठा लिखते थे इंग्लिश में। इनकी दो बुक गीता रहस्य और आर्टिक होम टू वेदास। ठीक है, गीता रहस्य और आर्टिक होम टू वेदास इनकी दो बुक है। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और आर्टिक होम टू वेदास। अगर पूछ देगा गीता रहस्य किसने लिखा है तो बाल गंगाधर तिलक साहब, आर्टिक होम टू वेदास किसने लिखा है तो तिलक साहब। उसके बाद क्या हुआ, 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी बना था। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, कावागाटो मारू इंसिडेंट हो गया। 1915 गैप हो गया। 1916 में क्या हुआ, होम रूल स्टार्ट हुआ। यही 1916 में हम लोग सेशन वाले में देखे थे, लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, लखनऊ सेशन। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और इनके बीच में, कांग्रेस के बीच में पैक्ट हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। अब जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा भी सॉल्व हुआ था लखनऊ पैक्ट में ही। प्रेसिडेंट कौन थे, AC मजूमदार। अब देखते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916। लखनऊ सेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। प्रेसिडेंट थे AC मजूमदार। प्रेसिडेंट कौन थे, AC मजूमदार। लेड टू लखनऊ सेशन में क्या हुआ, री एडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू द कांग्रेस। कांग्रेस में फिर से एक्सट्रीमिस्ट को मौका मिला। ठीक है, पहले तो हटा दिया गया था, फिर अब पूछ देगा कि अलग कब हुए थे, तो सूरत स्प्लिट 1907 वाला। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। 1916 में लखनऊ पैक्ट में फिर से साथ आए। ठीक, कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट फिर से साथ आए, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के साथ भी पैक्ट हुआ था। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड बाय देम टू द गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों साथ आए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ आया और कॉमन डिमांड रखा ब्रिटिशर्स से। रीजन ऑफ एडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट को फिर से कांग्रेस में लाया गया। इसका क्या कारण था, डेथ ऑफ मॉडरेट्स लाइक गोखले, फिरोज शाह मेहता फैसिलिटेटेड द रीयूनियन। ठीक है, जैसे गोखले जी नहीं रहे, फिरोज शाह मेहता जी भी एक्सपायर कर गए, तो इससे क्या हुआ, इससे फिर मतलब साथ में आए लोग, मतलब मीटिंग होने लगी दोनों की बात होने लगी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की,
तो जिससे धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी। इफर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट एंड तिलक ऑल्सो डिनाउंस एक्ट ऑफ वायलेंस। ठीक है, किसके एफर्ट से? एनी बेसेंट और तिलक के एफर्ट से फिर से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ आए। बोथ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट रियलाइज द स्प्लिट लेड टू पॉलिटिकल इनएक्टिविटी। दोनों दलों को, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों को ऐसा लग रहा था कि हमारा अलग होना 1907 में हमारा अलग होना गलत डिसीजन था, जिससे पॉलिटिकल इनएक्टिविटी हो गई। ना हम अच्छे से काम कर पाए, ना आप अच्छे से काम कर पाए। अगर मिल के करते तो बहुत अच्छा काम कर पाते। ठीक है, ऐसा दोनों को फील हो रहा था। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट में दो लोग साथ आए थे, दो टीम, दो अलग अलग, एक तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों साथ आ गए थे, और इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ आ गई थी। ठीक है, तो ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाला तो हम देख लिए साथ आए। कैसे साथ आए? गोखले फिरोज शाह मेहता साहब का डेथ हो गया था, जिससे दोनों लोग आए एकजुट मिलके। एनी बेसेंट और तिलक ने काफ़ी एफर्ट किया कि दोनों टीम को एक किया जाए। ठीक है, दोनों दुखी थे अपने स्प्लिट को लेके, अपने अलगाव को लेके। अंदर अंदर दोनों ही दुखी थे कि भाई ना हम अच्छे से काम कर रहे हैं, ना आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, तो आओ मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो लखनऊ में साथ आ गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ क्यों आई भाई? ब्रिटिश रिफ्यूजल टू हेल्प टर्की ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। ठीक है, ब्रिटिश ने टर्की को वर्ल्ड वार वन में मदद करने से मना कर दिया। ठीक, एन्यूमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन 1911 में बंगाल पार्टीशन को फिर से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, 1911 में उस पार्टीशन को खत्म कर दिया गया। ठीक, राइज ऑफ यंगर मेंबर इन द लीग में जो यंगर मेंबर थे उन मतलब धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे, जैसे मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। इनका दो काम था। मौलाना आज़ाद लेके आते थे एक बुक अल हिलाल, इंपॉर्टेंट है अल हिलाल। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि अल हिलाल बुक कौन लेके आता था, ये या फिर अल हिलाल काम किसका है, तो ये है मौलाना आज़ाद का। अल हिलाल मौलाना आज़ाद जी का काम है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का काम है कॉमरेड। इनका एक बुक था कॉमरेड। ठीक है, जिन्ना का बुक था कॉमरेड, अल हिलाल मौलाना आज़ाद का काम था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में आते हैं। अल हिलाल किसका काम है? मौलाना आज़ाद का, और कॉमरेड जिन्ना का। अब ये दोनों बड़े हो रहे थे। कांग्रेस एग्रीड टू द लीग डिमांड एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किया गया था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम के लोग खड़े होंगे और मुस्लिम्स ही वोट करेंगे इनको। ठीक है, दूसरे लोग वोट नहीं कर सकते हैं। यह था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो कांग्रेस इसके खिलाफ थी। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा कि कौन भाई मुस्लिम खड़ा होगा तो मुस्लिम ही वोट करेगा, ना ना ऐसा नहीं होगा। बट फाइनली कांग्रेस जाकर ये बात पर एग्री की और मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आए। मुस्लिम्स वेयर ग्रांटेड ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ सीट टू ऑल इंडिया एंड प्रोविंशियल लेवल। मुस्लिम्स को ऑल इंडिया और प्रोविंशियल लेवल पर फिक्स नंबर ऑफ सीट दी गई इलेक्शन लड़ने के लिए। चलो, इतना काम हुआ लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। प्रेसिडेंट कौन थे? एसी मजूमदार। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ आ गए एनी बेसेंट के कारण। ठीक, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ आ गई। मौलाना आज़ाद का काम है अल हिलाल, मोहम्मद अली जिन्ना का काम है कॉमरेड। चलो, अब पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट इन 1917। 1917 में मॉन्टेग्यू ने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया ये देखेंगे। अब स्टेटमेंट देख के हम लोग फिर वीडियो खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिटवीन मॉन्टेग्यू के बारे में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में बात किया जा रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिटवीन 1917 एंड 1922। 1917 से 1922 तक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंडियन वाइसरॉय बिटवीन 1916 से 1921। ठीक है, 1916 से 1921 के बीच में चेम्सफोर्ड इंडिया के वाइसरॉय थे। मॉन्टेग्यू मेड ए अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। 1917 के अगस्त में
कुछ डिक्लेरेशन किया गया, किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू के द्वारा। फॉर क्या मैटर था? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ डिक्लेरेशन किया गया। क्या बोला ये लोग? मोटा मोटी ये लोग बोला डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल बाय नेशनलिस्ट कांट बी कॉल्ड सेडिशियस, कि इनका जो डिमांड है ना सेल्फ गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट का, उसको सेडिशियस नहीं बोल सकते हैं। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस बिकेम ए गवर्नमेंट पॉलिसी। सेल्फ गवर्नमेंट इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट दिया गया है, इस ये गवर्नमेंट का पॉलिसी बन गया। अब ठीक है, हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, मतलब ठीक है, माना भी नहीं, बोला कि हमारा पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि आप लोग को सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाए। द गवर्नमेंट विल डिसाइड द टाइमिंग एंड नेचर ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग सही टाइमिंग और किस तरह से उसका नेचर रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का किस तरह से ढांचा होना चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला। लॉलीपॉप दे दिया फिर इंडिया को, ठीक है, 1917 में। 1917 में ही क्यों दिया? ये लोग देख रहा था भाई कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ आ रहे हैं, ठीक, अब दोनों साथ आएंगे तो बवाल करेंगे, तो कुछ तो इधर से देना पड़ेगा ना जिससे वो लोग शांत रहें। तो वो लोग बोला कि सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग देंगे तुमको, हम लोग विचार कर रहे हैं इस पर, तुम लोग का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, उसका नेचर, उसका टाइमिंग पे हम लोग विचार कर रहे हैं। कि इंडियन सुन के चुप हो जाएं, बोले अच्छा ठीक है, सोच रहा है तब ना देगा, ठीक। रीजन फॉर नेशनलिस्ट रिसर्च आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद नेशनलिस्ट रिसर्जेंस हुआ, उसका क्या कारण है? पोस्ट वार इकोनॉमिक हार्डशिप इन वेरियस सेक्टर एंड मिसरी एजमोन पीपल। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भाई जब वॉर खत्म होती है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना लोगों पे। वॉर जो हुआ उतने लंबे टाइम पीरियड के लिए, 1914 से 1918 1917 तक आप लोगों ने वॉर किया, ठीक है। ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो वो इम्पैक्ट क्या था? वो इम्पैक्ट था इन्फ्लेशन, काफ़ी महंगाई पर बढ़ गई थी, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स आया। हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉलिटिकल गेन फॉर द कॉपरेशन इन द वार। वॉर में देख रहे थे ना हम लोग कि एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे थे कि हम लोग कॉपरेट करेंगे ब्रिटिश को, तब ना हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट देगा बाद में जाकर। तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई था यहाँ के लोगों का, लेकिन कुछ नहीं मिला। इम्पेरियलिज्म वर्ल्ड वाइड विथ इम्पेरियलिस्टिक पावर हैव नो इंटेंशन टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का इनका कोई इंटेंशन नहीं था ब्रिटिश का। रशियन रेवोल्यूशन शोड पीपल पोजेसेस ह्यूज पावर एंड कैन चैलेंज इंपेरियलिस्टिक पावर। रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर यहाँ के लोगों को लगा कि भाई बड़े बड़े ह्यूज पावर के खिलाफ भी फाइट किया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो ये कारण था रिसर्जेंस का। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919, जो ये लोग 1917 में अनाउंस किया था कुछ बात अगस्त डिक्लेरेशन में मॉन्टेग्यू ने किया था ना। अब ये देखते हैं कितना फॉलो किया है लोग, तो ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बिल्कुल लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1990 में क्या क्या हुआ था। चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।